नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज पर। इन दिनों सेडिशन लॉ को लेकर बाजार गर्म है। हर जगह राजद्रोह कानून पर चर्चा परिचर्चा चल रही है। आखिर जिम्मेवार कौन, मोदी सरकार या परंपरागत न्याय प्रणाली? इन सभी बिंदुओं को टटोलने और खंगालने की कोशिश आज के इस कार्यक्रम मुद्दाए बहस में होगी। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी। सबसे पहले आपका हमारे शो पे स्वागत है सर। नमस्कार सभी व्यूअर्स को, और कमिंग भारत के उभरते हुए स्वरूप को देखकर मैं बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी का भी करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें एक पोडियम दिया, स्थान दिया। शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि राजद्रोह कानून इन दिनों चर्चा में है, क्या यह देशद्रोह है? इस पर आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि राजद्रोह कानून का जिक्र आईपीसी की धारा 124 क्लॉज 1 में किया गया है। दरअसल यह एक औपनिवेशिक मानसिकता की जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। राजद्रोह का सीधा सा अर्थ होता है धीरज जी कि कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अगर लिखता है, बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन करता है जो कि आचरण उसका शासन के खिलाफ जाता है, तो वह राजद्रोह का मामला बनता है। दरअसल जब हम ब्रिटानिया हुकूमत के गुलाम थे तो उस वक्त ब्रिटिश सरकार हमारे रणबांकुरों को, आजादी के दीवानों को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए और लोगों में जागरूकता न फैले, इसके लिए कई सारे सेडिशन लॉज को इम्पोज किया था। दुर्भाग्य की बात है कि आजाद हुए आज हमें 75 साल बीत गए, हमने 75 वसंत जी लिया, उसके बाद भी हम इस कानून को न जाने क्यों ढो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि राजद्रोह में मूलतः शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर कार्रवाई का प्रावधान है, जो इंडियन पेनल कोड की धारा 124 क्लॉज 1 या ए है। उसमें कम से कम 3 साल या फिर नेचर ऑफ क्राइम के आधार पर आजीवन कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। अब दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि ये राजद्रोह कानून आज जो मोदी सरकार हर जगह पे अपने को डायनामिक बता रही है, न्याय के साथ विकास की बात कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लोकतंत्र की जीवंतता की बात कर रही है, वो मोदी सरकार खुद इस कानून का दुरुपयोग या मोदी सरकार के मैकेनिज्म कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तब ये मुद्दा ये बहस का विषय बना। देशद्रोह कहने का मतलब है कि व्यक्ति का ऐसा आचरण जो राष्ट्र के विरुद्ध जाता हो। तो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह में वेरिएशन है, अंतर है, और दोनों को हम एक साथ नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अमूमन देख रहे हैं कि हम लोग राजद्रोह के मामला को देशद्रोह से जोड़ रहे हैं और उस पर राजद्रोह के धाराएं इंपोज कर रहे हैं। जी, तो ये बताइए सर कि राजद्रोह कानून को लेकर आप दोषी किसे मानते हैं, मोदी सरकार को या फिर न्याय प्रणाली को? देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर धीरज जी हमारे यहाँ है, तो उसमें कानून निर्माण से लेकर कानून क्रियान्वयन तक, यानी कि लॉ फॉर्मेशन से लेकर लॉ के इम्प्लीमेंटेशन तक की सारी जवाबदेहियां सरकार की होती है। हम लोग सबको विदित है, मालूम है कि कानून का निर्माण कहाँ होता है? संसद में होता है, और जब संसद उसको क्रियान्वित करती है तो उसका क्रियान्वयन सरकार के मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो कहने का तात्पर्य जो आपका सवाल है कि कानून को लेकर, राजद्रोह कानून को लेकर आप किसे दोषी मानते हैं, अरे सही बात तो है कि मैं ब्रिटानिया हुकूमत को दोषी मानता हूं, लेकिन चूंकि उस कानून को अभी तक एग्जिस्ट किया जा रहा है,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक राष्ट्र में जब उस कानून को एग्जिस्ट किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार और सरकार के मैकेनिज्म जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं उनको मैं दोषी मानता हूं। और जो परंपरागत न्याय प्रणाली की बात आपने कही या कन्वेंशनल जुडिशियल सिस्टम की बात कही, तो अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब न्यायपालिका बहुत हद तक कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट पर काम नहीं कर रही है। हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, आप हाल के कुछ विगत वर्षों के जजमेंट को देखेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या फिर धीरज जी सुप्रीम कोर्ट का हो, तो वहां पे आपको लगेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है रिगार्डिंग द जजमेंट वो कितना सोशली सैंक्शनड है और साथ ही साथ डायनामिक है। इसलिए हम न्यायपालिका को दोषी कतई नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका का जो रोल है इन दिनों बहुत डायनामिक है और बहुत सोशली सैंक्शनड है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब एक मेजर साहब ने और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक पिटीशन दायर किया इस मुद्दे को लेकर, सेडिशन लॉ को हटाने को लेकर, राजद्रोह को लेकर, तो देखिए कितना प्रॉम्प्ट एक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमन्ना साहब ने पूरे संविधान पीठ का गठन करके लिया और सरकार से खुद क्वेश्चन किया कि क्या महात्मा गांधी के दौर में चलने वाला सेडिशंस लॉ को कंटिन्यू किया जा सकता है। अब ये जवाबदेही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मोदी सरकार की बन जाती है कि सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है। जी, तो आपको क्या लगता है सर कि राजद्रोह कानून मामले में खामियाजा समाज को किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब भी हम कोई कानून का धीरज निर्माण करते हैं तो उस कानून में हम समाज की वस्तु स्थिति, समाज के स्थिति को लेते हैं, साथ ही साथ समाज के वैल्यूज, मोरल्स, फोकवेट सब को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी कानून का निर्माण जो होता है वो वहां के सोशल स्ट्रक्चर को लेकर रखा जाता है। अब चूंकि हमारा जो समाज था, भारतीय समाज, ये शुरू से ही आजादी पर केंद्रित रहा है ना। यहाँ के लोगों का लब यानी बोली हमेशा आजाद रहा। हम लोग आजाद ख्यालात के लोग थे। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा देर से देर समाज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कलम पर रोक लगाओगे, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कलम पर रोक लगाती है या बोली पर रोक लगाती है या किसी भी तरह के न्याय संगत और समाज सम्मत नीतिगत फैसलों पर रोक लगाती है, तो खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। अब तो कई जो हमारे लेखक वृंद हैं, हमारे जो पत्रकार वृंद हैं, वो लोग हमें बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ न लिख दिया जाए, अब बोल दिया जाए कि सरकार आपको निशाने पर ले ले। तो एक जो स्वतः और मौलिक अभिव्यक्ति की आजादी का जो प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज ए के तहत किया गया था, वो कहीं ना कहीं सख्ते में है, खतरे में है। और बहुत मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, यहाँ पे मैं कोई लॉ का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो भी अध्ययन अध्यापन पर मैंने फाइंडिंग किया उसमें एक स्पष्ट धीरज लिखा हुआ है। अब जब कानून को पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, तो क्लॉज 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का, रहने का, बसने का, चलने का। लेकिन जब इस आर्टिकल का आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, युक्त व्याख्या करेंगे, तो वहां स्पष्ट आपको मिलेगा कि किसी भी व्यक्ति की आजादी वहीं तक है जहां से दूसरे की आजादी प्रभावित नहीं होती है।
तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को जब फंडामेंटल राइट्स के तहत लिखने का, पढ़ने का, बोलने का आजादी है, तो उस व्यक्ति के लिए भी ये कानून लागू होता है कि वो ऐसे शब्दों का चयन करेगा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का चयन करेगा जिससे कोई परेशानी भविष्य में नहीं हो। और यह नियम खुद सरकार के भी लिए लागू होता है कि किसी भी तरह की असहमति को, किसी भी तरह की आलोचना को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसा कहते हैं तो निश्चित तौर पर ये गैर मुनासिब काम होगा। अगर बात करें लोकतंत्र की, तो जनता को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई कानून तो होना चाहिए, तो फिर राजद्रोह कानून पे ही बवाल क्यों? देखिए, बहुत सीधे, बहुत अच्छा सवाल आपने धीरज रखा है कि लोकतंत्र में जनता को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। लोकतंत्र ही नहीं, मैं कहता हूं कि तानाशाही में भी हर जगह जनता को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोल एंड कमांड की थ्योरी होती है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। कई सारे कानून है, कई सारे अधिकार है, कई सारे उस कानून के साथ बंदिशें भी, बाध्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। अब कोई ऐसा कानून मत जनता पर थोप दो कि वो उसका लब ही आजाद ना रहे, उसकी लेखनी ही आजाद ना रहे। एक तरफ तो हमारी सरकार कह रही है कि हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, ज्ञान आधारित समाज की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जब कुछ पढ़े लिखे लोग अच्छा काम कर रहे हैं या सरकार की नीति की आलोचना कर रहे हैं, तो अब सरकार उनके लिए एक शब्द का प्रयोग कर देती है कि दे आर अर्बन नक्सल। तो ये बहुत ही कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है। धीरज, इसको समझो कि आप एक तरफ तो ज्ञान आधारित समाज की बात कर रहे हो और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है भारत का लोकतंत्र, और दूसरी तरफ उसको सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ये कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है। जब हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में हमें कलम की आजादी का ख्याल रखना होगा, हमें लब की आजादी का ख्याल रखना होगा, और अगर इसका हम ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की हालिया फैसला की, तो या यूं कहें उनके सवाल की, तो आप इसे कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी हालिया फैसला कहें या सरकार को एक आदेश कहें जो दिया गया है राजद्रोह कानून के खिलाफ, वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से वार्निंग कॉल है गवर्नमेंट के लिए, तो वो एक वेलकम स्टेट है। निश्चित तौर पर जब कानून बनती है सरकार के द्वारा और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, तो कानून का इंटरप्रिटेशन करना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, कानून का निर्वचन भी वही करेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अभी मौजूदा जो हालिया कदम सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को लेकर उठाया है, आर्टिकल 124 क्लॉज ए को लेकर उठाया है, वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के डायनामिक नेचर ऑफ जजमेंट को शो करता है, सुप्रीम कोर्ट के सोशली सैंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को शो करता है, सुप्रीम कोर्ट के एनॉर्मस रोल को शो करता है। और आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में अदालतें बहुत ही डायनामिक और एक्टिव है। अगर आप विगत वर्षों के फैसले को देख ले तो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा और संजीदा विषयों पर धीरज फैसला अपना सुनाया है, जहां से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है वो काफी हद तक न्याय संगत है, समय अनुकूल है, स्वागत योग्य है और सोशली सैंक्शन्ड है। अब ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, ये एक अंतिम सवाल। मोदी सरकार तो कई पुराने और गैर जरूरी कानूनों को खत्म कर रही है, फिर सेडिशन लॉ पर ही इतना बवाल क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार कुछ कदम अच्छा उठा रही है और सरकार कई सारे गैर जरूरी कानूनों को खत्म भी कर रही है, लेकिन सेडिशन लॉ पर बवाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि सेडिशन लॉ जो है एक सभ्य सोसाइटी पर सीधे एयर स्ट्राइक है। आप इस चीज को समझें। अब
पढ़ा लिखा आदमी, मैंने पहले ही कहा, आपको समझाया, धीरज इस बात को रखा आपकी स्टूडियो में कि जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 भारत के सभी नागरिकों को देता है, तो उसके साथ ही साथ अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ कुछ सीमाएं भी खींच दी गई हैं कि इस सीमा के आगे आप नहीं जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, जो एडिटर्स हैं अखबार के या बुद्धिजीवी हैं, वो ऐसे ही शब्दों का चयन करेंगे कि उनकी भी मान मर्यादा बनी रहे और सरकार की आलोचना भी हो जाए। अब सवाल ये है कि जो अखबार में, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर बुद्धिजीवियों का जो ब्लॉग है उस पर जो बातें आती हैं, उन बातों को सरकार किस नजरिए से देखती है। और सरकार ये देखती है कि एक तरह से राजद्रोह कानून हर सत्तारूढ़ पार्टी के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र की तरह हो गया है कि असंतोष जैसे फैले, जैसे ही लोग क्वेश्चन टैग करने लगे डेमोक्रेसी में, उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, लोग शांत हो जाएंगे। अब आप देखें थोड़ा सा आंकड़ों पर, ये अपना जो बिहार है, बिहार में विगत 2010 से लेकर 2021 चल रहा है, यहाँ 168 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में 139 मामले दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश में 115 मामले दर्ज हुए, झारखंड जैसे प्रदेश में 62 मामले आए और कर्नाटका में 50। अगर भारत सरकार के ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा को अगर हम लोग देखें धीरज जी, तो 2020 तक कुल 10,938 मामले दर्ज हुए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की डेटा है और उसमें से करीब 1359 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में माननीय न्यायालय में जब उनकी बातें गई और माननीय न्यायालय में जिरा बहस हुआ, तो उसमें कहा गया कि ऐसा तो इन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया है कि इन पर आर्टिकल 124 क्लॉज ए को इम्पोज किया जाए। अब चूंकि इम्पोज करने वाली जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो सरकार जैसे करती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वैसे करती है। तो मैं यही कह रहा हूं धीरज कि जो ब्रिटिश काल में 1870 में आईपीसी की धारा 124 को 124A को जोड़कर राजद्रोह को अपराध बनाया गया था, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था कि भारतीयों की असंतोष की भावना को, अनरेस्ट को दबाना, उसको फैलने नहीं देना। इसी बीच में जैसे कि जो 1891 का एक मामला मैं जिक्र करना उचित समझूंगा यहाँ पर आपके स्टूडियो में कि 1891 में सेडिशंस का पहला केस इंडिया में दर्ज होता है राजद्रोह का। क्या होता है कि बंगाल में कुछ आंदोलन चल रहा होता है, मैं पहले ही कहा कि बंगाल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का सबसे बड़ा सेंटर था, तो वहां से एक अखबार निकलती थी बंगोवासी, उसके संपादक को सेडेशन लॉ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो एज ऑफ कंसेंट बिल ब्रिटिश हुकूमत लाती है, इसी के विरोध में उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था। अब ये सवाल उठता है कि कोई अखबार लिख रहा है किसी भी पॉलिसी के ऊपर, सरकार के किसी भी नीति के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर, तो विरोध और मुखालफत लोकतंत्र की धरोहर है, तिजोरी है, इसको आप राजद्रोह मत कहिए। आप एक बाप के दो लड़के होते हैं, वहां पर वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो मैं वही बात धीरज कर रहा हूं आपके स्टूडियो के माध्यम से कि विरोध और असहमति ये क्या है, लोकतंत्र की एक तिजोरी है और इस तिजोरी को, इस पूंजी को यूं ही बर्बाद नहीं होने दीजिए, नहीं तो फिर आपको खोजना पड़ेगा कि कलम के सिपाही कहां है, बुद्धिजीवी इंटेलिजेंसिया क्लास ऑफ द सोसाइटी कहां है, सब डर जाएंगे,
जाएंगे, सहम जाएंगे और फिर अंततः वही बात होगी कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो बगावत हो गई। जी, जैसा कि आपने अभी तक सुना, आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेडिशन कानून पे अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी जो कुछ भी समझाया हो सके तो ये सबके लिए फायदेमंद हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें कमिंग भारत। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करें। निश्चित तौर पर दोस्तों हम भी दो शब्द धीरज जी के बारे में कहना चाहते हैं। काफी एनर्जेटिक हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और आप लोगों का सहयोग ही इन्हें ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।